हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और आपको टॉपिक्स मेरे से समझना बढ़िया लगता है। आजकल जो एक्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। आप पहुंचे हैं पार्ट 5 पे। पिछले सारे पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है मैंने। आज के पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी 4 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इन्हें सीखने के बाद ही आपको आगे अथॉरिटीज कैसे काम करती हैं वो समझ आ पाएगा। चलिए सीखते हैं आज ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, लॉकआउट और स्ट्राइक की डिटेल में डेफिनेशंस। तो माय डियर लर्नर्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, अदरवाइज कई इंपॉर्टेंट और टफ टॉपिक्स आपके मिस हो जाएंगे। नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा। मेरे चैनल पर और भी कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल हैं, तो आप सारे वीडियो लेक्चर सुनिए और अपने सपनों को साकार कर लीजिए। तो चलिए सीखते हैं आज कि ले ऑफ क्या होता है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ले ऑफ की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन ट्रिपल के में। ले ऑफ का मतलब होता है टेम्परेरी तौर पर काम देने से मना कर देना। इसमें लीगली 3 बातों का जिक्र किया गया है। सबसे पहला तो है फेलियर। फेलियर का मतलब है असफलता। रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का मतलब है मना कर देना। इनएबिलिटी, इनएबिलिटी का मतलब है असमर्थ होना। तो जब एक एम्प्लॉयर इन तीनों में से कोई भी एक काम करता है, मनाही कर देता है काम की, तो वहां पर कहा जाएगा कि ये ले ऑफ है। याद रखिएगा, ये टेम्परेरी नेचर का होता है। अब मना किसे किया गया है? मना किया जाएगा एक ऐसे वर्कमैन को जिसका नाम इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के मस्टर रोल्स में इंक्लूडेड है और जिसे रिट्रेंच नहीं किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम मस्टर रोल्स क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स में एक रजिस्टर रखा जाता है जहां पर जब वर्कर आते हैं तो आके अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं। उसी को बोला जाता है मस्टर रोल्स। इस एक्ट में ये भी बताया गया है कि ये जो मनाही की है एम्प्लॉयर ने, इसके पीछे कौन कौन से रीजंस हैं जो वैलिड हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अंदर कोयला नहीं है, पार या रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल नहीं है, जिस वजह से प्रोडक्शन नहीं चल पाएगी। दूसरा कारण एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, बहुत ज्यादा स्टॉक इकट्ठा हो चुका है तो और काम अभी नहीं किया जा सकता। ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, मशीनरी में कोई खराबी आ चुकी है तो प्रोडक्शन मुमकिन नहीं। नेचुरल कैलामिटी, कुछ ऐसी आपदा आ पड़ी है जैसे कि फ्लड्स या साइक्लोन, तो काम नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कोई भी इससे कनेक्टेड रीजन अगर है तो एम्प्लॉयर ले ऑफ अनाउंस कर सकता है उस दिन के लिए। ले ऑफ में 3 मेन सिचुएशंस को डिस्कस किया गया है, जिसे एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहली कंडीशन, वर्कमैन काम पर आया, उस वर्कमैन का जो नाम है वो मस्टर रोल्स में इंक्लूडेड है। आके उसने अपने आप को प्रेजेंट किया नॉर्मल वर्किंग आवर्स में। अब उसने आके जब बोला कि मुझे काम दीजिए तो एम्प्लॉयर ने बोला कि काम नहीं है। अब ये जो मनाही है ये विद इन 2 आवर्स हो जानी चाहिए। 2 आवर्स ऑफ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, जिस समय वो आया है वहां से लेके 2 घंटे तक। अब ये माना जाएगा कि जिस दिन ऐसी मनाही की गई है वो दिन ले ऑफ हो गया है। सेकेंड सिचुएशन, सेम बात हुई, वर्कमैन आया, मस्टर रोल्स में नाम है, उसे बोला गया कि अभी काम नहीं है, आप सेकेंड शिफ्ट में आइएगा। और जब वो सेकेंड शिफ्ट में दोबारा खुद को प्रेजेंट करता है उस समय एम्प्लॉयर उसको काम दे देता है। अब यहां पर ले ऑफ कितनी देर का हुआ? सिर्फ पहली शिफ्ट का। तीसरी सिचुएशन, वर्कमैन काम पर आया, उसे बोला गया कि अभी तो काम नहीं है, आप सेकेंड शिफ्ट में आइएगा। जब वर्कमैन दोबारा सेकेंड शिफ्ट में अपने आप को प्रेजेंट करता है
तब भी उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती। यहाँ पर रूल ये कहता है कि उसे सेकेंड शिफ्ट की फुल बेसिक पे प्लस डीए दिया जाएगा। आधी नहीं, पूरी मिलेगी। ये बात आपने खास तौर पर लर्न करनी है। यहाँ पर एक और रूल है जो कि है सेक्शन 25C के अंदर। उसमें ये बोला गया है कि जिस भी दिन के लिए वर्कमैन को ले ऑफ किया जाएगा, उस दिन की आधी तनख्वाह उसे देनी ही पड़ेगी एम्प्लॉयर को। मतलब एम्प्लॉयर उसे पैसे देने से मना नहीं कर सकता। कितनी पे देनी है? 50% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। इसके बाद एक बात और है यहाँ पर, वो ये कि कोई भी एम्प्लॉयर ज्यादा से ज्यादा 45 दिन का ले ऑफ कर सकता है 12 महीने में। उससे ज्यादा ले ऑफ करना अलाउड नहीं है इस एक्ट के अंदर। कौन कौन से वर्कमैन को आधी तनख्वाह मिलेगी? सबसे पहला तो वो कैजुअल वर्कमैन नहीं है, उसका जो नाम है वो मस्टर रोल्स में इंक्लूडेड है। दूसरी बात आपको मैंने पहले ही समझा दी है कि मस्टर रोल का मतलब क्या होता है। तीसरी बात, जो भी ये वर्कमैन है उसे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हुए 1 साल का समय बीत चुका है, तभी वो अपने एम्प्लॉयर से 50% ऑफ द पे मांग सकता है ले ऑफ के दिनों के लिए। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। अगली डेफिनेशन है रिट्रेंचमेंट की। सेक्शन है 2, सब सेक्शन है O। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है टर्मिनेशन, काम से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना। कौन निकालेगा? एम्प्लॉयर निकालेगा। किसे निकालेगा? वर्कमैन को निकालेगा। इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, पर यहाँ पर एक कंडीशन है। ये जो रिट्रेंचमेंट हुई है, ये किसी भी तरीके की सजा नहीं है। जो सजा उसको इनडिसिप्लिन करने के कारण दी गई है, इसे रिट्रेंचमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इन्फ्लिक्टेड। इन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है सजा देना या किसी प्रकार का दंड देना वर्कमैन को। रिट्रेंचमेंट के अंदर 4 पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड नहीं किए जाते। सबसे पहला है वॉलंटरी रिटायरमेंट, जब एक वर्कमैन अपनी मर्जी से रिटायरमेंट मांग लेता है समय से पहले। दूसरा पॉइंट, जब एक वर्कमैन की रिटायरमेंट होती है क्योंकि उसकी जो एज है वो सुपर एनुएशन पे आ चुकी है। मान लीजिए अगर एक नौकरी में रिटायरमेंट की एज 58 इयर्स है तो वर्कमैन 58 इयर्स का हो गया, उसकी जॉब पूरी हुई। इस चीज को रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाता। थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर एक वर्कमैन की सर्विस खत्म हो रही है क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको रखा गया था वो कॉन्ट्रैक्ट का समय पूरा हो गया है या उस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से रिन्यू नहीं किया गया है, इस टर्मिनेशन को भी रिट्रेंचमेंट के अंदर नहीं इंक्लूड किया जाएगा। चौथा पॉइंट, जहां पर वर्कमैन की टर्मिनेशन हुई क्योंकि उसकी सेहत लंबे समय से सही नहीं चल रही है। तो ये हुई लिस्ट उन कारणों की जिन्हें रिट्रेंचमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता। अब हम डिस्कस करेंगे लॉक आउट की डेफिनेशन, जो कि दी गई है 2 सब सेक्शन L में। लॉक आउट का मतलब होता है कि जब एम्प्लॉयर ही काम को सस्पेंड कर देता है कि मैंने काम नहीं करवाना। पर यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है कि लॉकआउट टेम्परेरी नेचर का होता है। कुछ समय के लिए जो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसे बंद कर दिया जाता है या काम की सस्पेंशन हो जाती है कि प्रोडक्शन नहीं करनी, रोक दिया गया है काम। इस केस में 2 कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहले तो ये जो भी हो रहा है ये टेम्परेरी नेचर का है, हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं हुई है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। दूसरी बात, यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है उसने क्या किया? उसने वर्कमैन को काम देने से मना कर दिया है। ये किस लिए किया है? क्योंकि उसकी इंटेंशन है पैसे ना देने की। यहाँ पर रूल ये कहता है कि अगर लॉकआउट के समय में वर्कमैन को पैसे दे दिए तो वो लॉकआउट नहीं कहलाएगा।
इट मीन्स इस समय के पैसे वर्कमैन को एम्प्लॉयर कभी भी नहीं देता। अब हम सीख लेते हैं कि रिट्रेंचमेंट और लॉकआउट के बीच में क्या फर्क है। रिट्रेंचमेंट की जाती है पर इसके पीछे कोई झगड़ा नहीं होता, पर लॉकआउट सिर्फ तभी होता है जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है। रिट्रेंचमेंट परमानेंट नेचर की होती है, इसमें जो नौकरी गई वो वापस कभी नहीं मिलती। रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। पर लॉकआउट के बीच में ये टेम्परेरी नेचर का सस्पेंशन है। रिलेशनशिप खत्म नहीं हुई, कुछ समय के लिए स्थगित हो गई है। रिट्रेंचमेंट की गई क्योंकि सरप्लस मैन पावर थी, इतने लोगों को काम पे रख पाना मुमकिन नहीं था एम्प्लॉयर के लिए। पर लॉकआउट हुआ कोवर्स करने के लिए वर्कमैन को। कोवर्स का मतलब होता है मजबूर करना। जब एम्प्लॉयर ये चाहता है कि वर्कमैन मेरी बात माने तो उन्हें मजबूर करने के लिए वो काम को बंद कर देता है कुछ समय के लिए। अब बारी आ गई ये सीखने की कि स्ट्राइक किसे कहते हैं। सेक्शन है 2, सब सेक्शन है Q। स्ट्राइक का मतलब होता है सीजेशन ऑफ वर्क, काम के ऊपर विराम चिन्ह लगा देना। जब बॉडी ऑफ पर्संस, जितने वर्कमैन काम कर रहे हैं एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, वो 3 तरीकों से मनाही करते हैं। सबसे पहले इन कॉम्बिनेशन, इकट्ठे होकर। दूसरी बात कंसर्टेड रिफ्यूजल, सब वर्कमैन इकट्ठे बैठे, एक आम राय बनाई और वो राय मालिक के आगे रख दी कि काम नहीं करेंगे हम। रिफ्यूजल अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बाय द नंबर ऑफ पर्सन, जितने भी लोग थे, जितने भी नंबर में थे, सब इकट्ठे हुए और मिलके ये बात एम्प्लॉयर को बोल दी कि अब काम नहीं होगा। अब यहाँ पर बहुत जरूरी है ये जानना कि स्ट्राइक और लॉकआउट का डिफरेंस क्या होता है। स्ट्राइक एक हथियार है लेबर के हाथ में कि जब भी अन्याय होता है तो उन्हें मजबूरी में ये निर्णय लेना पड़ता है काम के ऊपर विराम चिन्ह लगाने का। पर लॉकआउट जो है वो एक हथियार है एम्प्लॉयर के हाथ में। जब एम्प्लॉयर भी जिद पर अड़ जाए अपनी बात मनवाने के लिए तो वो प्रोडक्शन के ऊपर रोक लगा देता है, काम देने से मना कर देता है। अब एक इवेंट को स्ट्राइक घोषित करने के लिए 3 कंडीशंस का पूरा होना कंपल्सरी है। पहला, मियर एब्सेंस इज नॉट स्ट्राइक, अगर कुछ लोग काम पर नहीं आए उसे स्ट्राइक नहीं माना जाता। दूसरी बात, कंसर्टेड एक्शन बाय दी वर्कर्स, सारे वर्कर्स ने इकट्ठे होके आम सहमति बनाई है और ये एक्शन मतलब ये काम करके दिखाया कि आगे से प्रोडक्शन का काम रोक दिया जाएगा, जिसका नतीजा ये है कि वर्क डिसकंटिन्यू हो गया, आगे नहीं बढ़ा काम, उसके ऊपर विराम चिन्ह लगाते हुए उसे अंत कर दिया गया है। पर यहाँ पर जो स्ट्राइक है वो भी टेम्परेरी नेचर की होती है। इसका मतलब ये कि जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का वो टर्मिनेट नहीं होता और एम्प्लॉयर भी उसे इमीडिएटली डिसमिस नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग स्ट्राइक पर गए हैं। आज के वीडियो लेक्चर की लास्ट डेफिनेशन है ट्रेड यूनियन की, जो कि है सेक्शन 2, सब सेक्शन है Q। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी ट्रेड यूनियन जो अपने आप को रजिस्टर करा लेती है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में, उसे ये ओहदा दे दिया जाता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स ली हैं। एक तो है हिंद मजदूर सभा की, दूसरी है भारतीय मजदूर संघ। ये इंडिया में 2 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आगे के पार्ट्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के। तब तक आप भूलिएगा नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो लेक्चर्स को। तो मिलते हैं बहुत जल्द।